उत्तर प्रदेश में 6 से 8 यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि अंशकालिक अनुदेशक की भर्ती होगी। अब यह अंशकालिक अनुदेशक भर्ती क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। अलग अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह अलग अलग बताया गया है। कहीं पर 10,000 पदों की संख्या बता रहा है, कहीं पर 20,000 पदों की संख्या बता रहा है, लेकिन हम अनुमानतः 10,000 पदों पर अंशकालिक अनुदेशक शिक्षक भर्ती आएगी ऐसा मानकर चल रहे हैं। अभी इसका पोर्टल तैयार हो रहा है। आपका ये जो भर्ती है 1.5 से 2 महीने बाद इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं कि अनुदेशक भर्ती क्या होती है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, वेतन कितना मिलता है और आपका जो चयन प्रक्रिया है वह क्या है, ऐसे सारे डाउट इस वीडियो लेक्चर के बाद खत्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशक भर्ती होती है इसकी क्या जरूरत है, क्या महत्व है और क्या अहमियत है। देखिए, सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तभी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अनुदेशक भर्ती में होता क्या है भैया कि आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, सबको पता है कि उनका अपना सिस्टम है, अच्छा खासा आपसे जो बच्चों की फीस लेते हैं और उनका अपना अलग कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं, अति निम्न वर्ग से आते हैं। तो उन्हें सिर्फ इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित पढ़ाकर ही उनका कल्याण नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर डीएम ही नहीं बनता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह मानना है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाए जिनसे उनका सामाजिक ज्ञान बढ़े और इस सामाजिक ज्ञान के बल पर वह चाहे तो अपना जीविकोपार्जन भी कर सके, यानी कि अगर चाहे भविष्य में तो उससे रुपया भी कमा सकें। ऐसे कुछ शिक्षा दिया जाए, ऐसे कुछ ट्रेड में उन्हें ट्रेंड कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए हैं जिसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो और आगे इसको पढ़ें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें और साथ साथ उनका सामाजिक जो ज्ञान है वह भी बढ़े। तो इसलिए अनुदेशक की शिक्षक भर्ती किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यह भर्ती कहाँ होगी? यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसे विद्यालय जिसमें कम से कम 100 बच्चे हैं, कम से कम 100 बच्चे हैं, उन विद्यालयों में यह अनुदेशक भर्ती किया जाएगा। यानी 6 से 8 के जो जूनियर आपके विद्यालय हैं, आप जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी जगह पर रहते हैं, उसके आसपास कोई ना कोई विद्यालय होगा। अगर उसमें जूनियर में कम से कम 100 बच्चे हैं तो वहां पर यह आपकी भर्ती किया जाएगा। एक चीज और बता दें, ऐसे विद्यालय जो जूनियर वाले हैं और कम से कम वहां पर 100 बच्चे हैं, वहां पर 3 अध्यापक होते हैं जो सरकारी अध्यापक होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं। वो एक भाषा का अध्यापक होता है, एक सामाजिक विषय का अध्यापक होता है और एक गणित विज्ञान का अध्यापक होता है। और इस 3 अध्यापक के ऊपर एक प्रधानाध्यापक होता है। यानी 100 बच्चों में कम से कम 4 टीचर होते हैं, एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापक। इसके अलावा ऐसे विद्यालयों में आपके टोटल तीन अनुदेशकों की भर्ती किया जाएगा। तो भर्ती कहां होगा, किस विद्यालय में होगा, यह आपको पता चल गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 जिसमें कम से कम 100 बच्चे हैं। अब बात करेंगे क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? तो भैया गवर्नमेंट ही इसकी भर्ती कर रही है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन परमानेंट नौकरी नहीं है, यह संविदा की नौकरी है। संविदा की नौकरी का मतलब है कि आपका वेतन गवर्नमेंट ही देगा, जो आपका खाता खुला जाएगा, बचत खाता आपका खुला जाएगा, सैलरी अकाउंट, वहां पर ही आपका वेतन आएगा। लेकिन आपका जो परमानेंट टीचर होते हैं, जैसे हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हैं, तो उस प्रकार से वेतन नहीं मिलेगा। आपकी ये संविदा की भर्ती है और वेतन सिर्फ 11 महीने का दिया जाएगा। ठीक है, अब वेतन कितना है? जब पहली बार इसकी भर्ती आई थी 2013 में, तो उस समय वेतन 7,000 था। फिर इसमें बहुत सारा विवाद चला, हाई कोर्ट में बहुत सारा मामला इसका चल ही रहा है। कभी वेतन 8,000 हुआ, कभी वेतन 9,000 हुआ। लेकिन अब इस अप्रैल से, यानी कि अप्रैल 2026 से इसका जो वेतन है वह 17,000 हो चुका है। तो 11 महीने में
प्रत्येक महीने आपको 17,000 रुपया मिलेगा, तो 11 गुणे 17 कर लीजिए, तो एक साल में कितना वेतन मिलेगा वह आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो जून का महीना होता है, जो छुट्टी वाला महीना होता है, उसका वेतन नहीं दिया जाता है, यानी पूरे 12 महीने का वेतन नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में जो परमानेंट जॉब होती है उसमें टोटल 12 महीने यानी 365 दिन का वेतन मिलता है। तो ये आप समझ गए, संविदा की जॉब है और आपका वेतन 17,000 है। कैसे विद्यालयों में आपका चयन होगा? आपका ये जहां पर 100 छात्र संख्या है। अब फॉर्म भरने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 21 साल और से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अभी थोड़ी दिन पहले आपने नोटिफिकेशन देखा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी भर्तियां होंगी उनकी जो उम्र है वह जनवरी से निकाली जाएगी। पहले शिक्षा विभाग में जो उम्र होती थी वो जुलाई से निकाली जाती थी, लेकिन अब 1 जनवरी से आपकी उम्र का इसका निर्धारण होगा। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र का निर्धारण होगा। इसके अलावा ये तो सामान्य कैटेगरी के लिए 21 से 40 वर्ष। इसके अतिरिक्त अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो 5 साल की छूट मिलती है, यानी 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलती है, यानी कि 55 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपने बहुत ही मैसेज किया वह है कि क्या इसमें सीटेट की आवश्यकता है, डीएलएड, बीएड या टेट की आवश्यकता है? तो यह भैया संविदा की जॉब है और अनुदेशक वाली भर्ती है, शिक्षक भर्ती नहीं है। यह क्या है? शिक्षक भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो शिक्षक भर्ती में आपको टेट चाहिए, सीटेट चाहिए। टेट और सीटेट शिक्षक भर्ती में चाहिए, यह अनुदेशक की भर्ती है तो इसमें टेट और सीटेट नहीं चाहिए। पहली बात समझ लीजिए। दूसरा, शिक्षक भर्ती में या तो डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, लेकिन ये शिक्षक भर्ती नहीं है, इसलिए इसमें बीएड और डीएलएड की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को आप समझ गए कि आप सरकारी स्कूल में जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टेट और सीटेट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ना आपको कोई बीएड पूछ रहा है ना कोई डीएलएड पूछ रहा है। यह शिक्षक भर्ती नहीं है, यह अनुदेशक भर्ती है। शिक्षक भर्ती और अनुदेशक भर्ती में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, ये 2013 में जब भर्ती आई थी तो लगभग 41,000 पदों पर 41,307 पदों पर भर्ती आई थी 2013 में, जिसमें जो चयन हुआ था 24,717 पदों पर इसका चयन हुआ था। इसके बाद 2016 में एक खेल टीचर, जिसको हम लोग खेल टीचर कहते हैं, उसकी भी भर्ती हुई थी, जिसमें आपका बीपीएड योग्यता मांगी जाती है। तो ये खेल टीचर वाली भर्ती नहीं है, वह भर्ती अलग होती है। उसके लिए हम लोग फिर कभी वीडियो बना देंगे कि खेल टीचर की भर्ती कब आएगी, उसमें क्या क्या योग्यता होती है। लेकिन यह खेल टीचर वाली भर्ती नहीं है जो कि 2016 में आई थी। और खेल टीचर का मानदेय भी इतना ही है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहती है, शैक्षणिक योग्यता आपकी बदल जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं किस किस विषय का आपको फॉर्म भरेगा, यानी आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए अनुदेशक बनने के लिए। देखो भैया, अनुदेशक बनने के लिए हमने कहा कि अभी आपको समझाया है कि ऐसे विद्यालय जिसमें कम से कम 100 छात्र हैं, वहां पर 3 सहायक अध्यापक होते हैं, 1 प्रधानाध्यापक होता है। तो प्रधानाध्यापक तो निकाल दें, पढ़ाने के लिए 3 सहायक अध्यापक होंगे। उसके बाद 3 अनुदेशक की भर्ती होगी। तो अनुदेशक किस सब्जेक्ट के होने चाहिए? पहला आपका कला शिक्षा होना चाहिए, कला टीचर होना चाहिए। दूसरा आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अभी इसको हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए, तो इसको कार्य शिक्षा कहते हैं, तो कार्य शिक्षा होना चाहिए। तो 3 आपके टीचर रहेंगे, पहला कला वाला, दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा वाला। ये स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को आप खेल टीचर मत समझिएगा, ये अलग है, ठीक है। और ये कार्य शिक्षा वाला। अब कार्य शिक्षा आप कहेंगे सर ये कौन सी शिक्षा होती है, आज तक हमने पढ़ा नहीं। तो कार्य शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। कार्य शिक्षा क्या होती है उसको समझाने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। तो कार्य शिक्षा का जो पहला भाग है वो कंप्यूटर शिक्षा है। इसका जो दूसरा भाग है गृह शिल्प एवं संबंधित कला है। इसका जो तीसरा भाग है उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण है। और इसका जो चौथा भाग है
कृषि शिक्षा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कला शिक्षा में हमने 1/3 लिखा है, यहाँ पर 1/3 लिखा है और यहाँ पर 1/3 लिखा है। इसके आगे 35%, इसके आगे 35%, इसके आगे 15% और इसके आगे हमने 15% लिखा है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं आप किसी जिले में गए, उस जिले में टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल आपके यहां पर हम लिख लेते हैं 300 सीटें हैं। आपका किसी जिले का विज्ञापन निकला। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, देखो जो भी भर्तियां आती हैं भैया वह आपके प्रदेश स्तर की भर्ती होती है, प्रदेश स्तर पर मेरिट बनती है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। लेकिन यह वाली जो भर्ती है यह जिला स्तर की भर्ती। कैसी भर्ती भैया, जिला स्तर की भर्ती है। तो उसमें जिला स्तर पर मेरिट बनेगी। जो 75 जिला हैं सबका अलग अलग विज्ञापन आएगा। अलग अलग विज्ञापन मतलब विज्ञापन तो एक ही रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपना जिला चूज करना पड़ेगा किस जिले से आप हैं। और पिछली वाली शिक्षक और इस अनुदेशक भर्ती में हुआ था कि जो आपका मूल जनपद है यानी कि जहां के आप निवासी हैं उसी जिले से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वाले में भी वही नियम रहेगा कि आप उत्तर प्रदेश में जिस जिले के मूल निवासी हैं, जहां का आपका निवास प्रमाण पत्र है, वहीं से आपको आवेदन करना है। ठीक है, यह जिला स्तर की भर्ती है। जब ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो उसमें आपको जिला चूज करना पड़ेगा। तो हर जिले की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ठीक है, बात समझ गए। 75 जिले में 75 जिलों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी और 75 जिले में किस जिले में कितनी सीटें हैं यह भी अलग अलग ही रहेगा। पूरी ये प्रदेश स्तर की भर्ती नहीं है, जिला स्तर की भर्ती है। तो अब जिले में हम मान लेते हैं, जैसे मेरा जो जिला है अयोध्या, उसमें मान लेते हैं 300 सीटें हैं। अनुदेशक के कितने पद हैं, 300 अनुदेशक के पद हैं। तो 300 में हमने यहाँ 1/3 लिखा है, यानी कला शिक्षा की कितनी सीटें हो गई, 100 सीटें हो गई। 300 का 1/3 100 सीटें हो गई, यानी कला टीचर में 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 1/3 यानी कि यहाँ पर कितना सीटें हो गई, 100 सीटें हो गई। तो इसमें आपकी 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और कार्य अनुभव में 1/3 यानी कार्य अनुभव के 100 सीटें आपको मिलेंगी। तो 1/3 के हिसाब से 100 सीटें यहाँ पर आपकी डिवाइड हो गई। लेकिन कार्य शिक्षा, इसको हम बार बार कार्य अनुभव बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जगह पर यह कार्य अनुभव लिखा गया है। ठीक है, तो यह कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इस सब्जेक्ट को आपको 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 100 सीटों को 4 भाग में बांटना है। तो कंप्यूटर शिक्षा में 35% है, यानी कंप्यूटर की 100 में से 35% यानी कि कितनी सीटें रहेंगी, 35 सीटें रहेंगी। गृह शिल्प एवं संबंधित कला का 35% यानी 100 में से 35 यानी कि यहाँ पर 35 सीटें रहेंगी। इसी प्रकार इसमें आपका उद्यान वाले में कितना रहेगा भैया, 15 सीट रहेगा। और आपका कृषि में कितना सीट रहेगा, 15 सीट रहेगा। तो टोटल 300 सीटों का डिवाइड हो गया। कला में इसमें 100, इसमें आपकी 100 और कंप्यूटर में 35, गृह शिल्प में आपका 35, उद्यान विज्ञान में 15 और कृषि शिक्षा में 15, कुल मिला के आपके 300 सीटों का डिवाइड हो गया। यही हर जिले में इसी अनुपात में सीटों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म भरने की क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी इसमें कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो अगर आपको कला शिक्षा का अध्यापक बनना है, यानी कि अनुदेशक बनना है, सॉरी अध्यापक नहीं अनुदेशक, अनुदेशक बनना है, तो शैक्षणिक योग्यता का जो यहाँ पर हम फोटो लगा देंगे और यहाँ पर हमने नोट कर रखा है क्योंकि ये डिग्री बहुत बड़ी थी तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी। यहाँ पर आपको इमेज लगा देंगे, हम यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो कला शिक्षा का अनुदेशक बनने के लिए इन 3 में से आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए। पहला क्या है, कक्षा 12 में आपके पास कला विषय होना चाहिए, यानी कक्षा 12 में। अच्छा यहाँ पर कला दिया गया है, कला विषय दिया गया है, कला वर्ग नहीं दिया गया है। जब आप बीए करते हैं तो वहां पर एक कला वर्ग होता है। कला वर्ग के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आपका एजुकेशन, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं कला वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कला शिक्षा में कला वर्ग की बात नहीं हो रही है, कला शिक्षा की बात हो रही है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग सब्जेक्ट की बात हो रही है जिसमें हम लोग फूल, पत्ती, नदी, पहाड़, पर्वत बनाते हैं, रंग भरते हैं, उसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कला शिक्षा का अध्यापक बनने के लिए पहला आपके पास कक्षा 12 में कला विषय होनी चाहिए और उसके साथ साथ किसी भी विषय में, यहाँ पर सिर्फ बीए लिखा है तो किसी भी विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है। तो आपके पास कला शिक्षा होना चाहिए, कला कक्षा 12 में है और आपने किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक किया है तो आप इसके टीचर बन सकते हैं। अगर यह डिग्री नहीं है तो दूसरा वाला 8वां में है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर 3 लिखा है तो तीनों आपको चाहिए, ये 8वां में है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो दूसरे नंबर पर बीए यानी जो आपका स्नातक है उसमें ड्राइंग अथवा पेंटिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे आपने स्नातक किया है, ठीक है। अगर यह भी नहीं है तो कक्षा 12 तो आप पास है ही, उसके अलावा कला सब्जेक्ट में कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो, वो सारी चीजें यहाँ पर मान्य हैं। तो यानी इन 3 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। इसको हमने पहले भी बता दिया है कि इसको आप खेल टीचर के रूप में मत देखिएगा, ये चीज अलग है और खेल टीचर जो बीपीएड वाले होते हैं वह अलग है। तो आपका स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ व्यायाम शिक्षा में उपाधि अथवा डिप्लोमा होना चाहिए। उपाधि मतलब होता है डिग्री, या तो डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? आपका व्यायाम शिक्षा में होना चाहिए, ठीक है। तो व्यायाम शिक्षा में या तो डिग्री है या फिर डिप्लोमा है अथवा इसके समकक्ष कोई योग्यता है तो भी मान लिया जाएगा। तो इसका आपका अनुदेशक बनने के लिए यह डिग्री चाहिए। यहां पर यह चीज खेल टीचर से बिल्कुल अलग है। अब आते हैं कार्य शिक्षा पर, और कार्य शिक्षा पर हमने कहा है कि 35%, 35%, 15%, 15% का क्या मतलब होता है ये आप समझ गए हैं। तो अब इसमें बढ़ते हैं कंप्यूटर शिक्षा पर। तो कंप्यूटर शिक्षा का अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास इन 3 में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, 3 में से कोई भी एक। पहला, आपने बीएससी किया है और बीएससी किससे किया हो? कंप्यूटर साइंस से। तो कंप्यूटर साइंस से अगर आपका बीएससी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यह नहीं है तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बीसीए कहते हैं, यह वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो आपका पास स्नातक तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ डोएक का ए लेवल का सर्टिफिकेट होता है वह होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास रहेगा तो कंप्यूटर टीचर के लिए अनुदेशक वाला फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले गृह शिल्प और संबंधित कला पर। तो गृह शिल्प और संबंधित कला में आपके पास 4 में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें जो डिग्री लिखी गई है उसमें बहुत सारी डिग्री तो हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। पहला है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान हम लोग सब लोग जानते हैं, जिसको हम लोग होम साइंस कहते हैं। यह डिग्री है तो आप इस कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है गृह अर्थशास्त्र। गृह अर्थशास्त्र का नाम हम भी पहली बार सुने हैं, इसको होम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। यह डिग्री होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, यह वाली डिग्री होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो गृह कला, जिसको हम लोग होम आर्ट कहते हैं, वह डिग्री होनी चाहिए। तो इन चारों में से कोई एक डिग्री आपके पास है, इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है तो इस वाली कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले नंबर पर, उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण में। यह डिग्री तो 100% किसी के पास नहीं होगी और इसमें मांगा क्या गया है? उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण में बीएससी एजी, आपके पास बीएससी जो एग्रीकल्चर है उसकी वाली डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ इसके साथ आपको फल संरक्षण में डिप्लोमा होना चाहिए। तो फल संरक्षण में जो डिप्लोमा है ये तो हमें उम्मीद नहीं है किसी के पास होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 10, 20, 50 लोग होंगे जिनको फल संरक्षण का डिप्लोमा लेके बैठे हैं और उनके पास बीएससी एग्रीकल्चर की भी डिग्री है। तो दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस तीसरे वाले कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। यह तो आसान है, कृषि शिक्षा। कृषि शिक्षा में सबको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, तो कृषि शिक्षा का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता की हमने बात कर ली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि हमारा भैया चयन कैसे होगा। देखो भैया, जितने भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर होता है, फिर उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने बता दिया है जिला स्तर पर भर्ती होगी, आप उस जिले के निवासी होना चाहिए, उसी जिले का आप फॉर्म भर सकते हैं जिस जिले के आप निवासी हैं। तो यहां पर जब मेरिट बनेगी तो आपको
परीक्षा नहीं लेना है। आपने जो पढ़ाई किया है, हाई स्कूल पढ़ा है, इंटर पढ़ा है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है या आपने जो कोई डिग्री लिया है, या उस आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, यहां पर कुछ करना नहीं है। तो अगर आपके चार चीजें, यानी कि आपने कक्षा 10 तो पढ़ा ही है, कक्षा 12 पढ़ा है, स्नातक तो मांग ही रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें डिग्री अथवा डिप्लोमा भी मांग रहा है, जैसे कि इसमें फल संरक्षण में आप उद्यान विज्ञान से, एग्रीकल्चर से आप पढ़े ही हैं, उद्यान विज्ञान का फॉर्म भरने के लिए एग्रीकल्चर से आपने बीएससी तो किया ही है, और साथ साथ फल संरक्षण का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा वाला नंबर भी जुड़ेगा। तो कुछ ये आपने जो जितने भी ट्रेड पढ़े हैं, इसमें आपने कहीं कहीं सिर्फ 3 से ही आपका काम चल जाएगा, कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए, इससे काम चल जाएगा। और किसी किसी में डिग्री अथवा डिप्लोमा भी मांगा गया है, किसमें, जो आपका ट्रेड है उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके 3 हैं तो 3 का भाग करना है, अगर आपके पास 4 हैं तो 4 का भाग कर देना है, जो हमारा औसत निकल के आएगा उसी से कट ऑफ बनेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आप कला शिक्षा का पेपर सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हैं, तो कला शिक्षा में सिर्फ 3 आएगा। आप कक्षा 10 पास करेंगे, कक्षा 12 पास करेंगे, और आपके पास मान लीजिए ड्राइंग से आपने बीए कर लिया है, तो 3 ही तो डिग्री है, कक्षा 10, कक्षा 12 और ड्राइंग में बीए, 3 डिग्री है। तीनों में आपका कितना प्रतिशत है उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए कक्षा 10 में आपके 70% है, कक्षा इसमें आपके 12 में 70% है, जो आपने ड्राइंग से बीए किया है उसमें भी 70% है, तो हो जाएगा 7 × 21 310% हो जाएगा। और यहाँ 3 से भाग करना है, क्योंकि आपके पास 3 डिग्री से ही काम आपका बन गया। 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 70%। तो 70% आपकी कट ऑफ रहेगी, 70% आपकी मेरिट रहेगी। फिर ये देखा जाएगा तो उस जिले में कितने लोगों ने कला शिक्षा का फॉर्म भरा है, और आपका ओबीसी, एससी, एसटी सबकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ के बाद अगर आप उस कट ऑफ में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पेपर नहीं देना है, सिर्फ आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसी के नंबर जोड़कर आपकी कट ऑफ बन जाएगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्मीद है हमने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। एक चीज फिर समझ लीजिए, जो बीपीएड वाले बच्चे हैं वो खेल टीचर में जाते हैं, उसकी भर्ती अलग से आती है, तो उसको फिर हम लोग किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट यहाँ पर समाप्त हो गए होंगे। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आंसर हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी लिखा है, उम्मीद है सारी चीजें हमने समझा दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए हैं कि इसमें यूपी टेट की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है, और अब आने वाली है शिक्षक भर्ती, यानी कि सुपर टेट आने वाला है। तो यूपी टेट के हम लोगों ने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। प्राइमरी में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं, और जूनियर वाले में 40 प्रैक्टिस सेट हैं, जो बहुत ही कम कीमत पर आपको दिए जा रहे हैं। आप मोबाइल नंबर यहाँ नीचे चल रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। प्राइमरी में 50 प्रैक्टिस सेट कोई नहीं देता है, इतने प्रैक्टिस सेट कोई नहीं दे रहा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट के लिए जरूर संपर्क करिएगा। अभी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।